स्टूडेंट टुडे वी डिस्कस लैंड रिसोर्स। हम सभी लोग ज़मीन पे रहते हैं। अपनी सारी आर्थिक क्रिया जो है, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ज़मीन पे करते हैं। हम ज़मीन का उपयोग कई तरीक़ों से करते हैं। जो लैंड है नेचुरल रिसोर्स है और इसका बहुत इम्पोर्टेंट है। इट सपोर्ट नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सिस्टम, ये सब कुछ जो है ज़मीन अगर सरफेस है तभी हो सकता है। जैसे कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्ट है, वाइल्ड लाइफ, चाहे जो पेड़ पौधे हैं कहाँ उगेंगे? ज़मीन पे ही। जो ज़मीन है वो क्या है? वो फाइनाइट मैग्नीट्यूड है। फाइनाइट मैग्नीट्यूड का मतलब हुआ एक निश्चित है, इसकी एक सीमा है कि उतनी ही है, अब उससे तो इसको बढ़ाया नहीं जा सकता है। Therefore it is important to use of allowable land for various purpose with careful planning। ज़मीन हम जानते हैं कि ज़मीन का उपयोग बहुत है। हम सरफेस पे यहाँ रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, अपनी जो भी आर्थिक क्रिया है, यहाँ तक जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, सब कुछ कहाँ? ज़मीन सरफेस पे ही रहते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? जितनी भी हमारे पास अवेलेबल लैंड है उसको ध्यानपूर्वक प्लानिंग बना के उसका यूज करना पड़ेगा। अब इंडिया के पास अलग अलग तरह बनावट के हिसाब से कई तरह की ज़मीन है। जैसे मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, जैसे माउंटेन, प्लेटू, प्लेन। प्लेन जो है 43% है और माउंटेन है 30% और 27% क्या है? 27% हमारा प्लेटू है। जहाँ प्लेन एकदम फ्लैट लैंड होता है और वहीं प्लेटू क्या होता है? जब माउंटेन का टॉप जब क्या होता है, नदी और अन्य के कारण अपर्दित हो जाता है और फ्लैट बराबर हो जाता है, तो वो क्या होता है? प्लेटू बन जाता है। और वही टॉप जब एकदम पतला होगा, माउंटेन सब लोग देखे होंगे, उसका टॉप क्या होता है? एकदम पतला होता है, तो वो माउंटेन होता है। तो इस तरह 3 भागों में बांट दिया गया है। तो जहाँ माउंटेन जो है वो क्या है? माउंटेन से सारी नदियाँ जो वो क्या करती हैं? सभी जो भी नदियाँ हैं वो कहाँ से निकलती हैं? माउंटेन से निकलती हैं। जो भी नदी है वो कहाँ? जो वो माउंटेन से निकलती है। और प्लेटू जो है, प्लेटू से जो भी मिनरल्स हैं वो सब हमको कहाँ से प्राप्त होते हैं? वो हमको प्लेटू से प्राप्त होते हैं। और प्लेन जो है, हमारे जो भी खाद्यान्न है, जो भी हम कृषि करते हैं, जो भी अनाज है, वो सब कहाँ उत्पादित होता है? प्लेन में ही उत्पादित होता है। अब लैंड यूटिलाइजेशन, हम ज़मीन का उपयोग किस तरह करते हैं? अब जो प्लेटू जो है वो वहाँ से हम क्या मिनरल प्राप्त करते हैं, फॉसिल फ्यूल प्राप्त करते हैं, साथ में यहाँ फॉरेस्ट होते हैं। और प्लेन से हमारा जो है, जो भी फसल है वो सब इससे प्राप्त करते हैं। और माउंटेन जो है, हमारी नदियाँ जो हम पानी पीते हैं वो कहाँ से आता है? वो ग्राउंड, वो क्या है? वाटर जो है वो नदी के माध्यम से, उसी की वजह से परमानेंट रहता है। नहीं तो क्या, वर्षा तो एक निश्चित सीमा है कि बारिश का पानी एक निश्चित ऋतु में 3 से 4 महीने होगा, ठीक। जो भी माउंटेन है वही और रेन जो है, सबसे बड़ा पृथ्वी पे सबसे बड़ा वाटर का सोर्स क्या है? रेन है, प्योर वाटर का। उसके बाद जो है प्योर वाटर का नदियां हैं। लैंड यूटिलाइजेशन, लैंड का उपयोग हम किस तरह करते हैं? तो ये लैंड रिसोर्स आर यूज फॉर फॉलोइंग पर्पज़। पहला जो है फॉरेस्ट, ज़्यादातर ज़मीन जो है उस पर फॉरेस्ट है, ऐसी भूमि जिस पे ज़मीन जो क्या है, जिस पे जंगल हैं। दूसरा, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, ऐसी ज़मीन जो कृषि के लिए क्या है? उपलब्ध नहीं है। अब कृषि के लिए उपलब्ध नहीं है तो वहाँ क्या है?
जैसे बैरन लैंड, वेस्ट लैंड। बैरन लैंड मतलब होता है बंजर भूमि, और वेस्ट लैंड मतलब जहाँ खेती नहीं की जा सकती ऐसी ज़मीन। लैंड पुट ऑन नॉन एग्रीकल्चर यूज, जैसे ऐसी ज़मीन जहाँ जो एग्रीकल्चर के लिए यूज नहीं की जाती, जैसे जहाँ बिल्डिंग हो, रोड हो, फैक्ट्री हो। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूसिव फॉलो लैंड, मतलब पड़ती भूमि को छोड़ के ऐसी भूमि जहाँ खेती नहीं की जाती, जैसे परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड। दूसरा पास्चर मतलब होता है चारागाह भूमि, और ग्रेजिंग लैंड मतलब जहाँ पशु वशु चरते हैं, यह मतलब चारागाह भूमि, ग्रेजिंग लैंड। दूसरा जो है लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रोव्स, ऐसी ज़मीन जहाँ क्या है विविध तरह के वृक्ष हैं, पेड़ फसल हैं, मतलब वृक्ष हैं और क्रॉप्स हैं, छोटी बड़ी झाड़ियाँ हैं, जो क्या होती है नेट सोन एरिया के अंदर नहीं आती है। चौथा सी कल्टिवेबल वेस्टलैंड, ऐसी ज़मीन जो जहाँ क्या होता है, जहाँ कृषि योग्य बंजर भूमि, मतलब पहले वहाँ कृषि होती थी, 4-5 सालों से वहाँ अब कृषि नहीं होती है, मतलब उसमें उपजाऊपन नहीं है, इसलिए उसे छोड़ दिया गया है। फॉलो लैंड मतलब होता है पड़ती भूमि। करेंट फॉलो लैंड ऐसी जो तत्काल में कुछ साल, 1 साल में जो जहाँ एग्रीकल्चर नहीं होता है। और अदर करेंट फॉलो लैंड दूसरी जो पुरानी है, जहाँ 1 से या 5 साल के बीच एग्रीकल्चर, मतलब ऐसा ज़मीन जहाँ पहला तो है क्या, जहाँ 1 साल से कृषि नहीं होता है, करेंट वाला। दूसरा जो बहुत पहले से 1 या 5 साल तक जहाँ कृषि नहीं होती है। पांचवा नेट सोन एरिया, ऐसा एरिया जहाँ हमेशा क्या होती है खेती की जाती है, वो नेट सोन एरिया के अंदर आती है। अब हम लोग ये पढ़ लिए, हम जान गए कि 43% हमारे यहाँ प्लेन है, 30% माउंटेन है, 27% प्लेटू है। साथ में यूटिलाइजेशन जो फॉरेस्ट है, कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि है, पड़ती भूमि है जो कृषि अयोग्य है, अदर और फॉलो लैंड है, नेट सोन एरिया है। अब लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, द यूज ऑफ लैंड टू डिटरमाइन बोथ बाय फिजिकल फैक्टर, जो लैंड का यूज़ है वो कई तरह से प्रभावित होता है। जो टोपोग्राफी मतलब ज़मीन का आकार कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, सॉइल कैसा है, और साथ में ह्यूमन फैक्टर जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी कैसी है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हमारी कैसी है, कल्चरल और ट्रेडिशन हमारा कैसा है। टोटल जियोग्राफिकल एरिया जो इंडिया की है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया का जो टोटल एरिया कितना है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। टोटल जियोग्राफिकल एरिया जो इंडिया की है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। इसमें टोटल जो एरिया है उसका 93% ही लिया गया है जियोग्राफिकल एरिया। जो पूर्वोत्तर राज्य में बस असम का डाटा है, साथ में पाकिस्तान ने पीओके जो है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वो इलाका, और अक्साई चीन जो 1962 में चीन ने क्या किया था, कब्जा कर लिया था, वो वाला भाग छोड़ के लिया गया है। जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान ये क्या है पीओके इसे कहते हैं, और चाइना ने कुछ भाग ले लिया था, ये इसमें नहीं है। तो यहाँ देखिए फिगर में दिया गया है, जहाँ ये ब्लू क्या है फॉरेस्ट वाला है 45.26% है, और ये जो है ये एरिया अंडर ट्री क्रॉप्स एंड ग्रोव्स है ये वाला, और ये परमानेंट पॉस्चर है। ये एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज ये 4.95। बैरन एंड
कल्टिवेबल वेस्टलैंड जो है 22.1 है। और ये सब दिया हुआ है, ठीक, ये दोनों देख लीजिएगा एक बार। और आज का जो है ये 2008-9 का दिया हुआ है। द लैंड अंडर, जो हमारी ज़मीन जो परमानेंट पॉस्चर की है वो भी क्या हो गई है, वो भी कम हो गई है। जो चारागाह के लिए था उसको भी क्या, अब इतनी जनसंख्या बढ़ गई कि लोग, हमको क्या करना पड़ा, वो उसको वहाँ भी जहाँ पहले देखते थे कई जगह आप लोग पहले खेलते उलते थे, आज वहाँ जाएंगे तो आज वहाँ पे बिल्डिंग बन गई है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो बढ़ती हुई जनसंख्या की वजह से जो चारागाह की जो भूमि है वो भी क्या हो गई है, कम हो गई है। और साथ में ये most of other than current fallow land are either of poor quality of cost of cultivation of such land is very high। अब हम क्या कर रहे हैं, अब मान लीजिए ज़मीन तो है नहीं जहाँ पहले से खेती होती है, वो तो सही है। अब मान लीजिए वो वहाँ हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम ज़मीन मतलब घर बना सकते हैं, लेकिन जहाँ खेती नहीं होती है वहाँ खेती करेंगे तो बंजर है, वहाँ पे क्या होगा, बहुत ज़्यादा हमको बहुत ज़्यादा खाद बीज मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, तब जाके थोड़ा बहुत प्रोडक्शन होगा, क्योंकि ज़मीन में क्या है, उतनी उपजाऊपन नहीं है। अगर क्या किया जाए, 2 बार बोया, अगर these land are cultivated once or twice in about 2 or 3 year, if these are, अगर इनको भी जोड़ लिया जाए तो टोटल जो होगा हमारा क्या, टोटल NSA इन इंडिया कम टू अबाउट 54% होगा टोटल एरिया, सोन एरिया। जब मान लीजिए ऐसी ज़मीन जो 2-3 साल में बोई जाती है, अगर उनको भी ले लिया जाए तो टोटल सोन एरिया जो होगा वो क्या हो जाएगा, 54% हो जाएगा। तो जो टोटल सोन एरिया है, जो ज़मीन बोई जाती है, वो भी क्या होती है, स्टेट के हिसाब से वैरी करती है। जहाँ पंजाब में हमारा 80% है टोटल एरिया, पंजाब और हरियाणा में, और अरुणाचल प्रदेश में 10%, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार में 10% है। फॉरेस्ट एरिया जो होना चाहिए किसी भी देश में 33% होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, इससे इन्वायरमेंट हमारा अच्छा रहता है। लेकिन हमारे यहाँ ये नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 में ऐसा तय किया गया था, क्योंकि इकोलॉजिकल बैलेंस ऐसे बिगड़ेगा नहीं। लिविंगहुड ऑफ मिलियन, और कई, और साथ में बहुत सारे लोग, लाखों लोग क्या करते हैं, जंगलों पे ही निर्भर रहते हैं। A part of land is termed as wasteland and land put to other non-agriculture use। कुछ ज़मीन जो है क्या है, वेस्टलैंड है, और दूसरी जो जहाँ एग्रीकल्चर यूज नहीं होता है। अब वेस्टलैंड क्या है, जैसे मतलब बंजर भूमि कैसे हैं, जैसे रॉकी है, पथरीली है, सूखी है, डिजर्ट एरिया है, वैसी वो वेस्टलैंड है, बंजर भूमि। और जो नॉन एग्रीकल्चर यूज है, जैसे वहाँ पे सेटलमेंट, वहाँ घर और है, रोड है, रेलवे है, इंडस्ट्री है। कंटिन्यूसली यूज ऑफ लैंड ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर टू कंजर्व। अब हमने क्या किया है, ज़मीन को पर कंजर्वेशन का ध्यान न करके बिना कुछ सोचे समझे उपयोग कर रहे हैं, जिससे क्या हो गई है, इसकी जो ज़मीन हो गई है डिग्रेड हो गई है। अब ये क्या है, एक सीरियस प्रॉब्लम बन गई है। इसके कारण समाज और पर्यावरण पर गंभीर आपदा आ सकती है। अब क्या कारण है, जो ये लैंड डिग्रेशन कैसे होता है और इसको कंजर्व कैसे कर सकते हैं। हमने क्या किया है, हम 5 जनरेशन ने हम खेती किए, फिर हमारी बाद जो जनरेशन आएगी वो भी क्या होगी, उसी ज़मीन पे मतलब हम उनसे शेयर करेंगे। 95% ऑफ और बेसिक जो हमारी 95% जो हमारी बेसिक नीड होती है, वो जैसे भोजन % ऑफ आवर बेसिक नीड जो 95% जो है
फूड है, शेल्टर है, क्लॉथिंग है, ये सब हमको किससे प्राप्त होता है? लैंड से प्राप्त होता है। जो ह्यूमन एक्टिविटी है नॉट ओनली ब्रॉट अबाउट डिग्रेशन ऑफ लैंड, उसने ना कि लैंड का डिग्रेशन किया है, बट साथ में जो अन्य का नेचुरल फोर्स है उनको भी क्या किया गया है, उनको भी बल दिया है कि वो क्या करे, लैंड डिग्रेशन में बड़ी भूमिका निभाए। मानव क्रियाओं ने जहाँ खुद तो डिग्रेड किया है, साथ में उसने क्या किया है, नेचुरल को भी ऐसा, नेचुरल के जो अन्य कारक हैं उनको सपोर्ट किया है। प्रेजेंट टाइम में 130 मिलियन जो हेक्टेयर है डिग्रेड है लैंड, जिसमें 28% जो है वो फॉरेस्ट डिग्रेडेड लैंड एरिया आता है। 56% जो है वाटर इरोड एरिया, मतलब वाटर के द्वारा 56% है। रेस्ट जो है इफेक्ट है सैलिन है या एल्केलिन डिपॉजिट के कारण वो ख़राब हो चुकी है ज़मीन। सम ह्यूमन एक्टिविटी जो मुख्य जो कारण है जो ज़मीन खराब होने के कारण, डिफॉरेस्टेशन है, बहुत ज़्यादा पशुचारण कराना, माइनिंग एंड क्वायरिंग टू हैव कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंट इन लैंड डिग्रेडेशन। ये सब जो क्रियाएं हैं, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग, क्वायरिंग, ये इसने क्या किया है, ज़मीन को ख़राब करने में, लैंड डिग्रेड करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। माइनिंग साइट क्या, माइनिंग करके, खुदाई करके खानों को ऐसे ही खुला छोड़ देने से, खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में क्या किया, अब खान मतलब खनिज निकालने के लिए बहुत ज़्यादा वन काटे गए, फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा क्या किया गया, डिफॉरेस्टेशन किया गया। और इन गुजरात में, जहाँ गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश में ओवरग्रेजिंग के कारण मेन रीज़न है लैंड डिग्रेडेशन का। इन पंजाब, हरियाणा, वेस्ट उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा सिंचाई कर दिया गया। अब ये बात आता है कि मान लीजिए डिफॉरेस्टेशन समझ में आता है कि वहाँ डिफॉरेस्टेशन पेड़ काटे गए, ओवरग्रेजिंग घास ख़त्म हो गई। अब सिंचाई करने से कैसे पानी मतलब ख़राब हो सकती है। जैसे आप बहुत ज़्यादा खाना खा लेंगे तो क्या हो जाएगा, वॉमिटिंग हो जाएगा, उल्टी होने लगेगी। ठीक वैसे ही ये बहुत ज़्यादा जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा पानी दे दिया जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, पानी तो उड़ जाएगा, तो बाकी जो है, जो पानी के साथ क्या होता है उसमें ज़मीन में सैलिनिटी एंड एल्कलिनिटी हो जाती है सॉइल में। ज़मीन जमा होने के कारण, पानी बहुत ज़्यादा जमा होने के कारण सैलिनिटी बढ़ जाती है और एल्कलिनिटी सॉइल की बढ़ जाती है। द मिनरल प्रोसेसिंग लाइक ग्रीडिंग, अब मान लीजिए जैसे मिनरल जो है, कई सारे मिनरल जो है ग्रीडिंग करना, उनको पीसना, जैसे लाइम स्टोन है सीमेंट इंडस्ट्री में, तो बहुत ज़्यादा धूल के कारण वातावरण में फैल जाते हैं, जो बाद में क्या होते हैं, मिट्टी पे मिलते हैं और मिट्टी में क्या करते हैं, ज़मीन में पानी सोखने की क्षमता ख़त्म हो जाती है। सेल खड़ी है, चाहे ये बर्तन बनाने वाले उद्योग है, चूने बनाने वाले उद्योग हैं, वो जब ज़मीन पे गिर जाती है एक परत जम जाती है, जो मृदा जो क्या करती है, जो मिट्टी होती है उसको पानी जो जल ग्रहण करने की क्षमता को क्या करती है, कम कर देती है। ये तो हो गया। बहुत सारे ऐसे कारण हैं। अब इन कारणों को सॉल्व कैसे किया जा सकता है, क्या एफॉरेस्टेशन के द्वारा, मतलब बहुत ज़्यादा वन लगा के, चारागाह जो है ग्रेजिंग का सही से ग्रेजिंग कराएंगे, चारागाह का उचित प्रबंध करके, साथ में जो रेतीले मतलब जो ये बालू के टीले हैं उन पे कटीली झाड़ियाँ लगा के, जिससे वो बालू रेत उड़े नहीं, मिट्टी का कटाव ना हो, वन ज़्यादा लगा के, साथ में जो खेत है उसके चारों ओर पेड़ लगा देंगे, और साथ में जो हमारी फैक्ट्रियां हैं उनसे जो
कचरा वचरा निकलता है उसको क्या किया जाएगा, शुद्ध करके तब छोड़ा जाएगा, जिससे क्या होगा, जल प्रदूषण नहीं होगा, वाटर ना ही क्या होगा, मृदा प्रदूषण होगा, ना ही सॉइल ना ही सॉइल डिग्रेडेशन होगा, ना ही वाटर पोल्यूशन होगा। ठीक, तो ये देखिए टॉप सॉइल लेयर फिर ऐसे है। ये सब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, सॉइल क्या होती है, सॉइल कितने टाइप की होती है। थैंक यू क्लास।